नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी पेडोलॉजी से रिलेटेड जो सेकेंड हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो लेके आए हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बच्चों ने मांग की थी कि भाई मुझे ये बायोलॉजी से रिलेटेड बनाइए। तो हम आज अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये सेकेंड जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान में वर्गीकरण के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो हमारे जो कार्ल लिन्यूस है वो जाने जाते हैं जीव विज्ञान में वर्गीकरण के जनक के रूप में। अब हमारे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, जीव विज्ञान के अंतर्गत जंतु विज्ञान के जनक के रूप में कौन जाते हैं? तो ये हमारे अरस्तु हैं, अरस्तु जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसमें कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट क्रुक ने। ये वन लाइनर आंसर क्वेश्चन आंसर सीरीज है, इसमें वन लाइनर में ही आपको मिल जाएंगे आंसर, तो बहुत ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये वीडियो अंत तक देखें ताकि मैं बोलता रहता हूँ और आंसर भी देता रहता हूँ, तो आपको ये आंसर जो है आपके दिमाग में छपता चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, ऊतक यानी टिश्यू के अध्ययन को के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। औतिकी हिंदी में कहा जाता है और हिस्टोलॉजी कहा जाता है पूरा। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पौधों के अवशेष के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसमें जो इसके अध्ययन को कहा जाता है वो जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये हमारा जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है उसमें इसका आंसर है जीन एवं उसकी संरचना का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी? तो इसको लिखी हमारे चार्ल्स डार्विन जी ने लिखी है। अब नेक्स्ट हमारा योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये चार्ल्स डार्विन का जो फेमस सिद्धांत है ये है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा ही पूछा जाता है, चाहे आप बोर्ड के एग्जाम ले लीजिए चाहे कभी भी ले लीजिए। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि योग्य ही जिंदा रहेगा। इसमें जिराफ का एग्जाम्पल दिया था चार्ल्स डार्विन जी ने कि भाई जिराफ अपने आप को कैसे बचाने में कामयाब हो गया, क्योंकि उस समय नीचे की पत्तियां सूख गई थी और ऊपर के बस पत्तियां थी और फल थे। तो जिराफ जो था पहले नीचे उसकी गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, तो उसने ऊपर की पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन को ऊंचा करना शुरू कर दिया और पैरों को। इसकी वजह से उसके पैर और गर्दन दोनों ही ऊंचे लंबे हो गए और इस तरीके से उसने अपनी प्रजाति को बचा लिया। तो जिराफ का सिद्धांत ये कहा जाता है कि योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा है 10th नंबर का क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है? तो इसमें उपसर्ग लगा दो परी, और जो लास्ट है आवरण यानी पर्यावरण। परी मतलब आसपास का, आवरण मतलब जो उसका खोल होता है, आवरण होता है वो, यानी आसपास के जो वातावरण है उसके बारे में पर्यावरण कहा गया है। नेक्स्ट हमारा 11वें नंबर क्वेश्चन है, जैविक विविधताओं को देखते हुए जीव विज्ञान के क्षेत्र हैं कौन कौन से? काफी क्षेत्र हैं, तो एक एक करके आप देखिए। तो टेक्सोनॉमी, पहला जो हमारा क्षेत्र है वो टेक्सोनॉमी है, फिर है मॉर्फोलॉजी, फिर है एनाटॉमी, फिर हिस्टोलॉजी, फिर सेल बायोलॉजी। ये सब देखते रहिए, महत्वपूर्ण है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फिर है सीओलॉजी, फिर फिजियोलॉजी है, और फिर है एम्ब्रायोलॉजी, फिर जेनेटिक्स, फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया, फिर हो गई ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, फिर है एनवायरमेंटल साइंस, फिर है पैलेनोटोलॉजी, फिर रेडिएशन बायोलॉजी। इस तरीके से हमारी इतनी सारी जो फील्ड हैं वो जैविक विविधताओं को देखते हुए जीव विज्ञान के विभिन्न क्षेत्र बताए गए हैं। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 12वां क्वेश्चन है, मेंडल ने किस नियम का प्रतिपादन किया? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि मेंडल जो है वो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इन्होंने आनुवंशिकी का किया था। आनुवंशिकी के अंतर्गत क्या था कि माता पिता के गुण उसके जो चाइल्ड होते हैं या ग्रैंड चाइल्ड होते हैं उसमें ट्रांसफर होते हैं। तो उसकी शक्ल मिलती जुलती होती है, उनकी आदतें मिलती जुलती होती हैं। ऐसे कोई स्किल जो माता पिता में होती है वो भी बच्चों में आ सकती है, सारी नहीं आएंगी लेकिन कुछ एक खास, ताकि वो बच्चा जो है वो अपने माता पिता से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी रखता है। तो इस चीज़ को उन्होंने सिद्ध भी किया था मेंडल ने।
तो आज भी ये देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी शक्ल में अपने माँ बाप पे ही गए होते हैं। तो ज़्यादातर इस तरीके के जो उदाहरण है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा 13वां क्वेश्चन है, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो ये मटर पे किया था। यदि आप शब्द जो हमारा ज्ञान है, विज्ञान है, उसको आप जनरल जो आपकी जनरल डेली रूटीन के जो आपको एग्जाम्पल मिलते हैं उनसे रिलेट करके पढ़ेंगे तो एक तो शब्द विषय की रोचकता भी बनी रहती है और आपको पढ़ने में मन भी लगता है। इसलिए मैं ज़्यादातर जो एग्जाम्पल लेता हूँ वो हमारे डेली जो हमारे रूटीन वर्क होते हैं या रूटीन में जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं उन्हीं को लेते हुए लेता हूँ, ताकि जो बच्चों के काफ़ी अच्छे से समझ में आए और वो कभी भूले नहीं, या जिन्होंने पढ़ रखा है उनको रिकॉल भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है 14वें नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद किस विज्ञान का आविष्कार हुआ? तो माइक्रोबायोलॉजी का आविष्कार हुआ, ताकि हमने बड़े छोटे छोटे जीवों को देखना शुरू कर दिया। फिर माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन थे? ये थे एंटोनी वैन लीeuwenhoek। तो हॉक भी इनको याद रखेंगे, A.V. हॉक, तो आपको आसानी रहेगी उसका आंसर देने में। नेक्स्ट हमारा है, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत कब दिया? नेचुरल सिलेक्शन होता है कि प्रकृति खुद ही सिलेक्ट करती है कुछ लोगों को, तो ये दिया था 1858 ईस्वी में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिकल जो मॉडल है, स्ट्रक्चर मॉडल 1953 में किसने दिया? तो इसमें आप देखिए महत्वपूर्ण जो संधि होते हैं और उसके खोजकर्ता भी होते हैं, उन्होंने क्या खोजा वो होता है। तो जे वॉटसन एंड एफ क्रिक, इन लोगों ने दिया था। तो ये सन भी याद रख लीजिए, 1953 रिसेंट का ही है ये, और 1858 जो है नेचुरल सिलेक्शन। तो इस तरीके से आप हमारे 17 क्वेश्चन हो गए। अब हमारे जो 18वां क्वेश्चन है वो है, 1960 में क्लोरोफिल का संश्लेषण कृत्रिम रूप में किसने किया? तो हमारे एक जो जीव वैज्ञानिक हुए हैं रॉबर्ट वुडबर्न, इन्होंने 1960 में क्लोरोफिल का कृत्रिम संश्लेषण किया, मतलब अपनी प्रयोगशाला में उसको बनाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता को कहा जाता है। चरक एक बहुत ही हमारे जो इंडियन एक आयुर्वेद से रिलेटेड जो थे वो हुए हैं, तो इनका अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए चरक संहिता लिखी गई है। तो इनको जनक माना जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन, क्योंकि इनकी चरक संहिता में कई सारी मेडिसिन के फॉर्मूले दे रखे हैं, तो इन्हीं को फादर ऑफ मेडिसिन माना गया है। फिर चरक संहिता का किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आयुर्वेद से संबंध है। ये आयुर्वेद जो होता है वो भारत की ही देन है और भारत का इससे महत्वपूर्ण जो है लगाव है। और हम ही लोगों के जो पुराने जो हमारे प्राचीन पूर्वज हुए हैं वे ज़्यादातर इन दवाइयों का प्रयोग करते थे। चरक संहिता इसी से लिया गया है। आपने सुषेण वैद्य का भी नाम सुना होगा, आपने बहुत सारे वैद्यों का नाम सुना होगा। तो वैद्य जो होते थे वो दवाएं बनाते थे, और उस तरीके का जो ज्ञान है वो हमारे यहाँ पहले से मौजूद था कि कई सारी फूल पत्ती और इन सब चीज़ों से जो जड़ी बूटी होती थी उनसे लेकर वो उस समय के जो असाध्य रोग होते थे उन पे प्रयोग करते थे और दवाएं बनाते थे, ताकि लोगों को इन जो रोग हैं उनसे मुक्ति मिल सके। इस तरीके से हमने आज अपने 20 क्वेश्चन की सीरीज पूरी की। आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।